GCC रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में हर जगह इस शब्द के बारे में बात हो रही है। पिछले साल टेक्नोलॉजी में AI जैसा था, इस साल हॉट टर्म है GCC। फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। India's increasing share in global capability centers. India's Silicon Valley that houses nearly 30% of such global capability centers. Global capability centers, and India was rapidly emerging in hosting global capability centers. Over 180 new global capability centers in India. It's like Hanuman kind of tech industry. Everyone is talking about it. And apparently it can solve India's unemployment problem. क्या बात कर रहे हैं? Now इससे पहले आपको GCC का जलवा बताऊं, एक छोटा सा रियलिटी चेक हो जाए। देखो, इंडिया में आज की डेट में सब जानते हैं कि इंजीनियर्स का खुद का सिस्टम हैंग हो रखा है। इन दोनों IT सेक्टर में डिमांड कम है, जॉब्स कम है, और हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपना आउटपुट छोड़ता जा रहा है। मतलब डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, और इसी डिमांड सप्लाई गैप की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स राइज करता जा रहा है। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की या तो हायरिंग हो नहीं रही, और अगर हो रही है तो बहुत कम पैकेज पर। बेसिकली IT सेक्टर इन दोनों सरोजनी मार्केट हो गया है। नए डिजाइन आ तो रहे हैं बट बड़े सस्ते में बिके जा रहे हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज की आज की ये रियलिटी है। बच्चों ने कैंपस प्लेसमेंट से उम्मीदें छोड़ दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जितने सिलेक्ट होंगे उससे ज्यादा तो मैकेनिकल की ब्रांच में लड़कियां मिल जाएंगी, और जितना पैकेज मिलेगा उसमें एप्पल छोड़ो ओप्पो भी नहीं आना। और ये बेरोजगारी अब सिर्फ नथुराम रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये IITs तक पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले आर्टिकल छपा था कि IIT बॉम्बे की ग्रेजुएट्स को 4 लाख का पैकेज मिल रहा है। और ये छोटी बात नहीं है। IIT बॉम्बे बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का कॉलेज है, टॉप मोस्ट है बिल्कुल। पहले माना था क्या सबसे ज्यादा पैकेज मिलेगा तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, यहीं के बच्चों को मिलेगा। जिन कॉमर्स के बच्चों पे A सेक्शन के बच्चे हंसते थे, उनका स्टार्टिंग पैकेज आपसे ज्यादा हो गया है अब ये हुआ कैसे? इसकी देखो बहुत सारी वजह। पहला तो जनरली जो IT सेक्टर की ग्रोथ है, जो पहले 90s में बहुत बूम की थी, उसमें बहुत रुकावट आई है। आज हर दूसरी कंपनीज में इंजीनियर नाइकी के अनसोल्ड इन्वेंट्री की तरह बेंच पे बैठा है। तो दूसरी पसड़ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जो इंजीनियर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था एक टाइम पे, वही अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। पहले उन्होंने कोडिंग करी, मशीन्स बनाई, मशीन ने ह्यूमन जॉब्स हटाई, फिर मशीन कोडिंग भी करने लग गई, अब इन्हीं की जॉब चली गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एंड खासकर कोविड के बाद से बहुत ज्यादा जॉब्स ऑटोमेट हो गई है, तो बेसिकली वो जॉब्स बची ही नहीं है जिसकी पहले डिमांड आ रही थी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम तो है ही। ये ज्यादातर लोगों को पता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नंबर तो बहुत है, इंजीनियर्स तो बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ज्यादातर बिस्किट की फैक्ट्री की तरह लड़के निकाले जा रहे हैं, उनको ज्यादा स्किल्स नहीं आती। कितने सारे से रिपोर्ट आते रहते हैं कि भाई कितने सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं जिनको कोड लिखना नहीं आता, और इनका जो नंबर है वो 90% से ज्यादा है। आज की डेट में फरहान के अब्बू भी बोलेंगे कि बेटा इंजीनियरिंग छोड़, कॉमर्स में ज्यादा स्कोप है। अब एक नया ट्रांजिशन दिख रहा है कि इंजीनियर अपनी IT कंपनी की जॉब छोड़ के एक GCC में जॉब ले रहा है, और ये ट्रांजिशन काफी बड़ा है। कुछ रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि 32% ऐसे लोग हैं जो GCC में ऑलरेडी जॉब करने लग रहे हैं। और इसका एक इंटरेस्टिंग रीजन है कि GCC में IT के मुकाबले सैलरी भी ज्यादा मिलती है। बहुत हाइप हो गया। अब बताओ GCC है क्या? इससे ज्यादा बिल्डअप नहीं कर सकता। अब बताता हूं GCC एक्चुअली है क्या। GCC का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। देखो, बड़ा फ्रूगल, बड़ा जुगाड़ू सा आइडिया था इनिशियली। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना इंटरनेशनल, इनके जो हेडक्वार्टर होते थे वो होते थे विदेशों में बेस्ड, अमेरिका के, कैलिफोर्निया वगैरह। और कई सारे ऐसे काम होते थे, स्पेसिफिक काम, जो उनको लगा कि यार उनकी कंट्री में करेंगे तो महंगे पड़ेंगे, तो उन्होंने इंडिया में एक सेंटर खोल दिया और वहां से नीश काम कराने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस का काम, हेडक्वार्टर अमेरिका में है लेकिन कस्टमर सर्विस इंडिया के सेंटर में ऑपरेट होता है। अब इंडिया में क्यों? क्योंकि सस्ता लेबर मिलता है ना यहाँ पे। वहां का आदमी 50,000 मांगता है, यहाँ का आदमी 15 में जॉब कर लेता है। GCCs were basically back offices of international companies, जैसे गोडाउन में नट्टू काका या बागानी मगन। Now compare this to an IT company like Infosys, जो पूरी तरीके से इंडिया में बेस्ड है ना, एंड टू एंड ऑपरेशंस उनका इंडिया में हो रहा है। लाओ तुम्हारी कंपनी वेबसाइट बैकएंड बना देते हैं, वी ऑफर कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो अगर आप टेक साइड से उतना नहीं हो तो बेसिकली समझ लो कि जैसे अगर एप्पल को अपना एप्पल इंटेलिजेंस में कोई R&D करना, तो उन्होंने इंडिया में अपना एक ऑफिस खोला, वहां लोग बिठाए, वो स्पेसिफिकली उसी का काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका GCC। वर्सेस एन IT कंपनी लाइक विप्रो, एंड टू एंड सब इंडिया में चल रहा है। तो इसको थोड़ी और बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं बात करूंगा भी स्केलर स्कूल के साइंस से। ये आजकल के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं इनके साथ काम करते हैं, उनको जो न्यू एज स्किल्स है वो सिखाते हैं, और जो अपने जो टेक्नोलॉजिकल डाउट्स है ना इनसे पूछते हैं थोड़ा। साई इज द डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। फुल तो इंजीनियर रहे भी हैं, अब बाकी सारे जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, मेंटोर करते हैं। एंड साई आपसे अभी बेसिकली यही जानना चाहूंगा कि एक GCC और एक ट्रेडिशनल IT कंपनी होती है, क्या अंतर है इन दोनों में? तो मैं पहले IT का एक बार पहले बताता हूँ, बिकॉज वी नो अबाउट दैट। देयर आर मेनी सर्विसेज कंपनीज, लाइक व्हाट दे डू, they go to clients, they ask for the problem statements that their clients are facing, and they basically provide outsourced technology and business process. तो उनका जो भी टेक्निकल काम होगा, सपोर्ट का होगा, and business process, ये सारे वो उन clients के लिए these companies do it for them. तो they work with various clients and across various domains, मतलब ऐसा कोई limitation नहीं होती है। And how is this different from a GCC? So okay, तो सब GCC पे आते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ग्लोबल
capability center. Okay. So what these capability centers do is कि यहाँ पे these are not service companies, like they are not working for clients. They themselves have a certain service that are providing on a very large scale. मान लो कोई कंपनी है से एक्वाफिना, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्वाफिना किसकी है? पेप्सिको की है ना शायद एक्वाफिना। हाँ शायद। सो फॉर एग्जांपल पेप्सिको है, एक तो हो गया कि पेप्सिको अपना जो बाकी का पूरा टेक काम है, वेबसाइट बनाना, वो इन्फोसिस को देती है। इन्फोसिस इंडिया में उनकी आईटी कंपनी है। बट पेप्सिको अगर सोचे कि यार एक नया हमको बॉटल डिजाइन करना है जिसमें वो बायोडिग्रेडेबल हो, उसका R&D वो इंडिया में एस्टैब्लिश करे, तो उसका पेप्सिको का इंडिया में जीसीसी वो है। Correct. अब अगर जीसीसी ग्रोथ स्टोरी का आपको कोई टर्निंग पॉइंट लेना हो तो वो होगा कोविड का टाइम। कोविड के पहले कंपनीज अपने बैक ऑफिसेस तक ही खोल रही थी, फिर जैसे जैसे वो मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई, तो फिर कंपनीज ने बोला कि यार एक स्पेसिफिक स्किल्स क्यों, इंडिया में हम और भी ज्यादा सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, और भी ज्यादा बंदे बिठा सकते हैं। देखो लिबरलाइजेशन के बाद एक टेक बेस तो हमेशा से था हम पर, फिर जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखने लगा तो बाकी सारी कंपनीज भी इंडिया आने लगी। सिर्फ टेक इंडस्ट्री की नहीं, बाकी लोगों ने भी अपने बैक ऑफिसेस खोले। टर्म है BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। फिर कंपनीज अपने इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स भी जीसीसीज में डेवलप करने लगे। हालांकि जो मेजॉरिटी काम था वो अभी भी हेडक्वार्टर पर डिपेंडेंट था, बट हाँ इंडिया में भी काम होने लगा, कह लो कि गोडाउन से अब दूसरी ब्रांच। फिर कंपनीज ने इन्हीं जीसीसीज में अपने मल्टीपल पोर्टफोलियोज खोले, एक हब सा बन गया। एंड फिर कंपनीज अपने एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया में जीसीसी खोलने लगे। एंड इतने सारे 30 मार खा को लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें बड़ा हाथ जीसीसी का रहेगा। सबको लग रहा है कि इंडिया में जीसीसी खोलना चाहिए, और रिसेशन के बाद अगर इंडिया की आज भी सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ है तो उसका बहुत बड़ा हाथ जीसीसीज का है। अर्नस्ट एंड यंग के गौरव आलूवालिया का कहना है कि देयर इज एवरी काइंड ऑफ टैलेंट रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट, बिजनेस, यूएक्स, यूआई डिजाइन, टू बिल्ड प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म। Today, work requires teaming, operations and tech coming together is a far more integral way than ever before, and that's what happening in GCC. Their workforce can see end to end. मतलब एक स्पेसिफिक टास्क नहीं, बस सारी टीम साथ में काम कर रही है। मनोज मारवा कहते हैं, historically European banks did not come to India to establish GCCs because of language issues. They went to East Europe, to places like Poland, Romania. Now, because of Ukraine war, they don't want to go to East Europe. For tech, they only want to come to India. Now coming to the numbers, इंडिया में सिर्फ पिछले 10 सालों में जीसीसी की ग्रोथ 60% से ज्यादा हुई। इस चार्ट में देखो क्या बढ़िया ग्रोथ है। बियर बाइसेप्स के सब्सक्राइबर काउंट है। इस वक्त पर इंडिया में लगभग 1600 जीसीसीज हैं। इसमें 1.6 मिलियन 16 लाख लोग काम कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगले 5 सालों में हर साल लगभग 100 जीसीसी और खुलेंगे। सिर्फ टेक में नहीं, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसेज, हर सेक्टर के। और मैं तो चश्मा पहन के इंटेलिजेंट बन रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट किया है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नैसकॉम, डेलॉइट, अर्नस्ट एंड यंग, सब लोग जीसीसी के दम पे इंडिया की टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ बता रहे हैं। इंडिया का जीसीसी मार्केट आज $86 बिलियन का है, आने वाले टाइम में $70 बिलियन तक का हो सकता है। एंड अगर आप सवाल पूछ रहे हो कि इंडिया में क्यों, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स। एक तो चाइना से कंपनीज अब बाहर आ रही हैं, यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप उतना स्टेबल नहीं है, बट फिर भी इंडिया ही क्यों? इस सवाल के लिए मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि इंडिया में तो अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है ना। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज होती है, उनको they might not want to handle their own IT teams completely, क्योंकि उनका फोकस प्रॉब्लम और होगा। तो अगर मान लो, because in developing countries the talent is cheaper than other countries, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जेपी मॉर्गन का एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल्स है बट आई विल जस्ट टेल विद दैट। तो जेपी मॉर्गन इज अ बिग बैंक, करेक्ट? तो अब उसके ऑपरेशन सपोर्ट इट इज देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दे विल आल्सो हैव देयर टेक टीम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दे विल आल्सो सेट अप द टीम इन इंडिया सो दैट उनकी पूरी मतलब प्रोडक्ट हो गया, या फिर उसका बैक ऑफिस हो गया इंजीनियरिंग का, या फिर कोई कस्टमर सपोर्ट हो गया, वो सारा इंडिया में एक ग्लोबल जीसीसी सेटअप करेंगे। द रीजन दैट दे प्राइमरीली डू इज, इट्स नॉट एज इफ कि दे ओनली हैव टू सेट अप इन इंडिया और कहीं और कर नहीं सकते। तो उनका प्राइमरी रीजन होता है जीसीसी का कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना, कॉस्ट कैसे एफिशिएंट करे, एंड ऑल्सो so that you know because when they're working on a scale, those cost efficiencies matter a lot, because in developing countries the talent is cheaper than other countries. एक जगह आपको महंगे में मिल रहा है, एक जगह आपको थोड़े सस्ते में मिल रहा है। तो नाउ अगर आप, क्योंकि आपको you won't have a difference, right? कि मैं ये कोड अगर मैं यूएस के इंजीनियर से लिखवाऊं, इंडिया के इंजीनियर से लिखवाऊं, एवेंचुअली तो अपन को कोड चाहिए, या फिर एवेंचुअली मुझे किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। So that is the idea there कि मतलब वो कैसे cost optimize करेंगे, and developing countries are a very good example because there is a lot of growing talent, and this actually helps the GCCs to create more cost efficient centers and then expand their businesses in different ways. बेसिकली आप जो एआई का हुआ सुन रहे हो ना पिछले कुछ सालों से, जो हम जैसे यूट्यूबर प्रमोट कर रहे हैं,
कंबाइन दैट एआई विद इंडियाज इंजीनियर्स, इतना बड़ा टैलेंट पूल कंपनी को एक ही जगह मिल जाता है बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ इंजीनियर्स। बट फिर भी मन में एक सवाल उठता है कि यार हर चीज इतनी हैप्पी गो लकी तो नहीं हो सकती। एक शब्द होता है ना अंग्रेजी में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कुछ तो ऐसा है जो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि जितना लोग बता रहे हैं कि नहीं आगे जाके सब ठीक है, क्योंकि सबको पता है भाई इंडिया में इंजीनियर्स की हालत खराब है, जॉब्स नहीं आ रही, तो क्या सिर्फ जीसीसी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? जो कंपनीज आ रही हैं उनके दिमाग में क्या रहता है, वो किस चीज को लेकर स्केप्टिकल होते हैं, ये सब भी जानते हैं। वन ऑफ देम इज कि इनोवेशन का स्कोप लिमिट हो जाता है कि मतलब क्योंकि जीसीसी का प्राइमरी फोकस क्या होता है, दे हैव अ वेरी बिग स्केल बिजनेस एंड दे वांट टू मेक इट एफिशिएंट, सो द जीसीसी इज very focused on one thing. And the other one that I see is कि मतलब डिपेंडेंस पेरेंट कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होता है बिकॉज जीसीसी आर बिल्ट व्हेन द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ बिग स्केल। तो अब बहुत ज्यादा उनके पेरेंट कंपनी के जो प्रोसेसेस है या फिर उनके गोल्स है, बिजनेस डिसीजंस है, स्ट्रेटजी है, उससे दे हैव टू बी अलाइंड। So what happens is कि so GCCs can actually give better salaries than any IT services in that country. क्योंकि देखो अगर 100 रुपए वो कहीं और पे कर रहे हैं, यहाँ पे उनको सेम काम 20 में मिल जाएगा, they can pay 30 rupees and they can attract better talent. And those better talent could have been in good startups ecosystem, better वहाँ अच्छा grow कर रहे हैं, वो they probably want stability and good salaries and they'll be in GCC and the talent can be drained there. So that is one thing. आजकल के मार्केट में जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनकी स्किल सेट में क्या प्रॉब्लम है? आपको उनको क्या सिखाना होता है ताकि वो और मार्केट रेडी हो पाए एट स्केलर? Basically scalar.com पे students can visit and there are many courses that they can browse through. It's around software development, backend, full stack and front end, and in data science में कोर्स है, उसमें AI, ML, analytics ये सारी चीज सिखाई जाती है। और फिर DevOps के कोर्सेस है, हम एप्स बिल्ड करते हैं, वेब एप्स एंड एवरीथिंग, सो इन सबको डिप्लॉय कैसे करें, इनको मॉनिटर कैसे करें, वो साइट डाउन ना जाए, ये कैसे सारे हैंडल करें, वो डेवऑप्स में होता है। 80+ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, मतलब जो हम कंपनीज के अपने पार्टनर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है सो दैट स्टूडेंट्स को वो अच्छी इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिले। स्टूडेंट्स कैन आल्सो वर्क ऑन देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड देयर पोर्टफोलियो, क्योंकि वही होता है ना कि अभी आप अपने रेज्यूमे में क्या डालते हो कि मैंने ये कंपनी में ये प्रोजेक्ट नहीं किया, ये प्रोजेक्ट में मैंने इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि देखो ये नंबर है, ये रेवेन्यू है या फिर नंबर ऑफ यूजर्स है, ये सारे मैंने बढ़ाया। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, राइट, आपको अगर पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट टियर ऑफ कंपनीज, तो वहाँ पे you build projects that you can showcase in your portfolio and then that will be presented as an experience कि मतलब देखो इनको hands on आता है। अच्छा, आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कोई एंट्रेंस टेस्ट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो एंट्रेंस टेस्ट, देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट एंड इफ यू क्लियर दैट we are completely willing to onboard those students. So like our counseling team can help these students who are interested with the entrance test. तो ये करने के लिए all you need to do is scalar.com पे जाके just log on to the website, so you'll have it on the landing page कि अंशुमन मास्टर क्लास लेते हैं या फिर और भी इंस्ट्रक्टर्स जो फ्री मास्टर क्लासेस रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में, you can have a preview of the experience and अच्छा लगता है तो you can talk to our counseling team and they'll help you with all the entrance tests. So thank you so much, Sai, for joining us. It was a very interesting and unique video we were trying to make on GCC. जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना, तो एक नया टर्म आ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयबिलिटी जैसे टॉपिक्स के अलावा एक रे ऑफ होप हमको जीसीसी के तौर पे दिख रही थी। होपफुली आप लोग भी समझ पाए होंगे कि जीसीसी टॉपिक क्या है, एंड अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको एक थोड़ा सा आगे चल के अपने करियर में पता चला होगा कि आपको कैसे नेविगेट करना है। स्केलर अगर आपको ज्वाइन करना है तो जैसे साई ने बोला पूरा प्रोसेस वही है। मास्टर क्लास ज्वाइन करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे लिए एक बार लाइक जरूर करना, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, एंड देन ऑफ कोर्स फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू साई, थैंक यू।